किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी हेरोडोट्स, ऑप्शन सी मानिथो, ऑप्शन डी होमर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोट्स थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी पॉलीबियस, ऑप्शन डी टैसिट्स। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्टत ये कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। विदित है कि हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी प्लिनी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम हेरोडोट्स है। विदित है कि हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी यूरिपिडेज, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन डी सुकरात। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता हेरोडोट्स थे। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कल्हन, ऑप्शन डी बर्नी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जर्मन दार्शनिक गेorg विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगेल ने इतिहास और मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए कहा कि इतिहास एक तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुसार चलता है और इसमें कुछ पैटर्न या घटनाएं बार बार दिखाई देती हैं। अक्सर इसे सरल रूप में कहा जाता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ये कथन हीगेल का है। उन्होंने कहा था, अनुभव और इतिहास बताता है कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से न कभी कुछ सीखा और न इतिहास से निकले नियमों के अनुसार कार्य किया। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जे बी ब्यूरी, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड, ऑप्शन डी इसवीएच कार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है, अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसिद्धि है और साथ ही यह अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, ऑप्शन बी इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ऑप्शन सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मार्क्स एक साम्यवादी आलोचक थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को प्रमुखता दी। उन्होंने इतिहास को वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया की उपज बताया। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजल्स, ऑप्शन डी लेनिन। करेक्ट आंसर
द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया तथा भौतिकवाद का विचार फ्यूयरबाख से लिया। क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? ऑप्शन ए आधुनिकवाद उदारवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन का विकासवाद, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की मदद से समझाया है। ये सिद्धांत मार्क्सवाद का एक प्रमुख तत्व है जो ये बताता है कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होते हैं और ये परिवर्तन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अनुसार होते हैं जिसमें विरोधाभासों की टकराव से नया समाज उभरता है। इतिहास विगत की राजनीति है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टब्स, ऑप्शन बी कार्लायल, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इतिहास और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंध में स्वर्गीय सर जॉन सीले द्वारा कहा गया है कि इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं है और राजनीति के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। जॉन सीले एक निबंधकार, राजनीतिक और इतिहासकार थे। उनका जन्म वर्ष 1834 में लंदन में हुआ था। सुमेलित कीजिए सूचीबद्ध लेखक। ए ओकशाट, बी ट्रेवेलियन, सी कॉलिंगवुड, डी ब्यूरी। सूची 2 इतिहास की परिभाषा। 1 संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। 2 इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। 3 सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। 4 इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन ए A3, B4, C1, D2, ऑप्शन बी A2, B3, C4, D1, ऑप्शन सी A4, B2, C3, D1, ऑप्शन डी A4, B3, C1, D2। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ओकशाट ओकेशॉट ये सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओकशाट के अनुसार इतिहास में अतीत और वर्तमान के बीच एक गतिशील संबंध होता है। ट्रेवेलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिकी है। ट्रेवेलियन ने इतिहास के शैक्षिकी महत्व पर जोर दिया, न कि केवल एक विज्ञान के रूप में देखा। कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। कॉलिंगवुड ने इतिहास को विचारों और उनके विकास के रूप में परिभाषित किया। ब्यूरी इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ब्यूरी ने इतिहास को एक विज्ञान के रूप में देखा जो केवल तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर सही सुमेलित विकल्प है A3, B4, C1, D2। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए गायम बतिस्ता विको, ऑप्शन बी बेनेडिक्टो क्रोचे, ऑप्शन सी ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी ऑगस्टे कॉम्टे। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इतालवी दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोचे ने एक बार कहा था सभी इतिहास समकालीन इतिहास है और समकालीन पूर्वाग्रहों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि समकालीन इतिहास आमतौर पर एक निकट अतीत को संदर्भित करता है। वास्तविकता में समकालीन इतिहास वह होता है जो उस समय शुरू होता है जब मैं एक क्रिया करता हूँ। इसे वास्तविक वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह बताता है कि इन पृष्ठों को लिखते समय वह समकालीन इतिहास की सीमाओं के भीतर है। इसके विपरीत जिस इतिहास को गैर समकालीन या पिछले इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है वह वही है जो हम स्वयं के सामने पाते हैं, एक ऐसा इतिहास जो पहले से ही पूरी तरह से बना हुआ है और कुछ अर्थों में जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए SVH कार, ऑप्शन बी चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी V.A. स्मिथ। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, ये SVH कार ने कहा था। एडवर्ड हल को कार की उपाधि ब्रिटिश साम्राज्य के आदेशानुसार दी गई थी। वे एक यथार्थवादी थे लेकिन बाद में मार्क्सवादी बन गए। वे एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार, पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक और इतिहास के भीतर अनुभववाद के एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में जाने जाते हैं।
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल, ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन BC का पूर्ण रूप बिफोर क्राइस्ट है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह से पहले। ये तिथि प्रणाली ईसाई कैलेंडर के अनुसार वर्षों को गिनने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें वर्ष 1 BC को ईसा मसीह के जन्म से 1 वर्ष पहले माना जाता है। ये प्रणाली समय की गणना में एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन ए एनो डोमिनी, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ऑप्शन डी आफ्टर डेट। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ए डी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी है, जो लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है भगवान के वर्ष। ये तिथि प्रणाली ईसाई कैलेंडर के अनुसार वर्षों को गिनने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें साल 1 ईस्वी को यीशु मसीह के जन्म के वर्ष के रूप में माना जाता है। ये प्रणाली विश्व स्तर पर समय की गणना करने में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, ऑप्शन बी वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी जिस वर्ष में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है, ऑप्शन डी जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन वर्ष 50 ईस्वी पूर्व का वर्ष 150 AD पूर्व के बाद आता है। समय की गणना में एक छोटे वर्ष का बड़ा वर्ष के बाद आना सामान्य होता है। इस प्रकार 50 ईस्वी पूर्व वह वर्ष है जो 150 AD पूर्व के बाद आता है। इसलिए सही उत्तर है वर्ष 150 AD पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन वर्ष 1015 ईस्वी 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। शताब्दी का निर्धारण इस प्रकार होता है, 1 से 100 तक की तिथियां पहली शताब्दी में आती हैं, 101 से 200 तक की तिथियां दूसरी शताब्दी में आती हैं। इसी प्रकार 1001 से 1100 तक की तिथियां 11वीं शताब्दी में आती हैं। इसलिए सुमेलित कीजिए सूची 1 संवत्सर, 1 विक्रम संवत्सर, बी शक संवत्सर, सी गुप्त संवत्सर, डी कलिश संवत्सर। सूची 2 किस समय में गणना? 1 3102 ईस्वी पूर्व, 2 320 ईस्वी, 3 78 ईस्वी, 4 58 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए A2, B4, C5, D1, ऑप्शन बी A1, B3, C2, D4, ऑप्शन सी A4, B5, C2, D3, ऑप्शन डी A4, B3, C2, D8। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन विक्रम संवत इक्वल्स प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत इक्वल्स शक संवत राष्ट्रीय शाके अथवा शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत इक्वल्स चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ये संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319-320 ईस्वी के नाम से चलाया। कलिश संवत इक्वल्स कलियुग संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो 3102 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है। इस संवत की शुरुआत पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासनारूढ़ करके स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने अब भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने से मानी जाती है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 58 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। भारत में यह अनेकों राज्यों में प्रचलित पारंपरिक पंचांग है। प्रायः माना जाता है कि विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी
कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये संवत भारतीय कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह भारतीय तिथियों और त्योहारों के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। कनिष्क का शासन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और कला तथा संस्कृति के विकास के लिए भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए कलिश संवत, ऑप्शन बी विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये पंचांग 1957 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और इसका उपयोग सरकारी कार्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों में किया जाता है। शक संवत का उपयोग भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त I, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ये संवत गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा, बाद में उसका चलन नहीं रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319-320 ईस्वी के नाम से चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्तवंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। इसे इतिहास में एक नए संवत गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1. विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। 2. शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। 3. गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। 4. भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1191 ईस्वी से शुरू हुआ। कूट। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 3 व 4, ऑप्शन सी 1, 2 व 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से तथा शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। गुप्तकाल सन 319 से आरंभ हुआ। इसका तात्पर्य चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ से है। भारत में मुस्लिम शासन युग का आरंभ मुहम्मद गोरी की तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय 1192 ईस्वी से माना जाता है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हर्षवर्धन ने 606 AD में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। हर्षवर्धन 590-647 ईस्वी प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 ई से 647 ई तक राज किया। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, जिसके पिता अलकोन हुनों को पराजित किया था। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी त्रैकूटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रॉन्ग आंसर। एक्सप्लेनेशन। कलचुरी शासक त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते थे जो 248-249 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन ए त्यल्प द्वितीय, ऑप्शन बी सोमेश्वराय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य वी, ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। विक्रमादित्य वी 1076-1126 पश्चिमी चालुक्य शासक था। वह अपने बड़े भाई सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर गद्दी पर बैठा। चालुक्य विक्रम संवत उसके शासनारूढ़ होने पर आरंभ किया गया।
निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लक्ष्मण सेन 1119 ईस्वी में राजा बने और उसी वर्ष लक्ष्मण संवत की स्थापना की, जिसका इस्तेमाल बंगाल और बिहार में कम से कम 400 वर्षों से किया जाता रहा है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 2066, ऑप्शन डी 2087। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शक संवत कनिष्क फर्स्ट ने चलाया था। ये तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है, अतः वर्ष 2009 में शक संवत होता 2009-78 = 1931। विक्रमी संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ऑप्शन ए 2070 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 2070 ईस्वी, ऑप्शन सी 2013 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 2013 ईस्वी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। ईस्वी सन और विक्रम संवत में 57 वर्षों का अंतर है। ईस्वी सन 2013 में विक्रम संवत 2070 चल रहा था। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 135 वर्ष, ऑप्शन डी 248 वर्ष। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, इसलिए सही उत्तर है 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 330, ऑप्शन डी 407। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर 135 वर्ष है। विक्रम संवत शक संवत से 135 वर्ष पहले शुरू होता है। यदि पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक संवत 465 का है, तो इसे विक्रम संवत में बदलने के लिए हमें 465 में 135 जोड़ने होंगे। विक्रम संवत इक्वल्स शक संवत जोड़ 135, विक्रम संवत इक्वल्स 465 जोड़ 135, विक्रम संवत इक्वल्स 600। इस प्रकार पुलकेशिन फर्स्ट का वादामी शिलालेख विक्रम संवत 600 का होगा। कैलेंडर में वी सम 2063 लिखा हुआ है तो शक संवत क्या होगा? ऑप्शन ए 1908 शाके, ऑप्शन बी 1918 शाके, ऑप्शन सी 1928 शके, ऑप्शन डी 1938 शाके। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विक्रम संवत व शक संवत में आपस में अंतर 57 + 78 = 135 वर्ष का अंतर है, अतः 2063 - 135 = 1928। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रैटिग्राफी निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ऑप्शन सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, ऑप्शन डी दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। किसी भी पुरातात्विक स्थल का उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। इस तिथि निर्धारण पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि सभी जीवित प्राणी, इनमें पेड़ पौधे भी शामिल है, वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन -14 ग्रहण करते हैं। जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब एक ज्ञात दर के अनुसार रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, जिससे वह सामान्य कार्बन -12 में बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन के परिणाम की गणना करके ये हिसाब लगाना संभव हो जाता है कि वह कितने वर्ष पूर्व जीवित प्राणी का अंश था। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया। ऑप्शन ए हेरोडोट्स ने, ऑप्शन बी हीगिल ने, ऑप्शन सी वी ए स्मिथ ने, ऑप्शन डी विलियम लिब्बी ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। रेडियोकार्बन तिथि निर्धारण
सन 1949 में रसायन शास्त्री विलियम लिबी के द्वारा रेडियोकार्बन विधि का आविष्कार किया गया। पुरातत्व में सबसे अधिक उपयोग होता है। वायुमंडल में कार्बन-12 सामान्य कार्बन तथा कार्बन-14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक के बीच का अनुपात अपरिवर्तनशील रहता है। अंतरिक्षीय विकिरण का वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया होने से कार्बन-14 का निर्माण होता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी ऑर्गन 40 आइसोटोप, ऑप्शन सी स्ट्रांशियम 90, ऑप्शन डी यूरेनियम 238। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन काष्ठ, अस्थि, शंख तथा अन्य पुरातात्विक जीवाश्मों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बन-14 C14 का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने हेतु यूरेनियम-238 U238 रेडियोएक्टिव समस्थानिक का तथा कोबाल्ट 60 CO60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए जीवाश्म, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी चट्टानें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन कार्बन डेटिंग का उपयोग प्राचीन जीवित वस्तुओं की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है, जैसे कि पुरावशेष, जीवाश्म और ऐतिहासिक वस्तुएं। ये तकनीक विशेष रूप से 50,000 वर्षों तक पुरानी वस्तुओं की उम्र मापने में सक्षम है। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन ए मानव ने चलना सीखा, ऑप्शन बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, ऑप्शन सी मानव ने लिखना सीखा, ऑप्शन डी मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। लिखने की कला के विकास के साथ ही इतिहास की शुरुआत होती है, क्योंकि इसके द्वारा मानव समाज के घटनाओं, विचारों और सांस्कृतिक पहलुओं को रिकॉर्ड किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए 30 लाख ईस्वी पूर्व से, ऑप्शन बी 3000 ईस्वी पूर्व से, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से, ऑप्शन डी 647 ईस्वी से। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ आमतौर पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BCE के आसपास माना जाता है। इस दौरान से पहले का समय प्राचीन काल एंशिएंट पीरियड के रूप में जाना जाता है, जिसमें वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आदि शामिल हैं। ऐतिहासिक काल में प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं और साम्राज्यों की स्थापना, विकास और प्रभावशाली व्यक्तित्वों के बारे में लिखे गए आधारभूत धाराओं का अध्ययन किया जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन बनाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इसमें लेखन राइटिंग का प्रमाण मिला है। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि का पहला नमूना 1853 में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ऑप्शन ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ऑप्शन बी 15 मई अथवा 14 मई, ऑप्शन सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, ऑप्शन डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की 22 मार्च के तदनुरूप होता है। ये दिन चैत्र मास का प्रथम दिन होता है। इस दिन को नए साल की शुरुआत माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 22 मार्च ही एक चैत्र के तदनुरूप होता है। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी सिसरो, ऑप्शन सी प्लिनी, ऑप्शन डी सेलेरियस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सेलारियस का पूरा नाम क्रिश्चियन सेलेरियस था और वही जर्मन ऐतिहासिक और धर्मशास्त्री थे।
उन्होंने इतिहास की काल विभाजन की अवधारणा को संगठित किया और इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में बांटा। इस विचार ने इतिहास के अध्ययन की विधियों को बदल दिया और ये दृष्टिकोण आज भी प्रचलित है। प्राचीन काल एंशंट, मध्यकालीन काल मेडिवल और आधुनिक काल मॉडर्न के विभाजन ने इतिहासकारों को समय की विभिन्न अवधियों के अध्ययन में मदद की, जिससे विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और उनके प्रभावों को समझने में आसानी हुई। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी हवेनसांग, ऑप्शन सी अल मसूदी, ऑप्शन डी अल बरुना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अल बरुना एक प्रमुख फारसी विद्वान और इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में व्यापक अध्ययन किया था। उनके लेखन में गुप्त संवत के प्रारंभ के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पाई जाती है। उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किए हैं। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की कौन सी महत्वपूर्ण शैली प्रचलित थी? ऑप्शन ए दंतकथाएं, ऑप्शन बी अभिलेख और शिलालेख, ऑप्शन सी नाट्य और काव्य, ऑप्शन डी लोक कथाएं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की प्रमुख शैली अभिलेख और शिलालेख रही है। राजा अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इनमें राजा के आदेश, नीतियां और सामाजिक, धार्मिक संदेश होते थे। इन अभिलेखों से हमें तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जेम्स मिल, ऑप्शन डी मैकॉले। रॉन्ग आंसर एक्सप्लेनेशन। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। यह विभाजन यूरोपीय दृष्टिकोण पर आधारित था और मिल ने इसे धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों के आधार पर किया। हालांकि आज यह विभाजन कुछ हद तक आलोचना का विषय है, क्योंकि यह भारत के जटिल सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को पूरी तरह से नहीं दर्शाता। इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित हैं, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी कॉलिंगवुड, ऑप्शन सी गिबन, ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कॉलिंगवुड ने कहा कि इतिहास के निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। उनके अनुसार इतिहास का कार्य केवल घटनाओं को क्रमबद्ध करना नहीं है, बल्कि उनका विश्लेषण करना और उनके पीछे छिपे कारणों की खोज करना भी है। साक्ष्यों पर आधारित विश्लेषण से ही सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बीसी का पूरा रूप क्या है, जिसे तिथियों के साथ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश सेंचुरी, ऑप्शन सी बिफोर करंट, ऑप्शन डी बिफोर सेंचुरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बीसी का पूरा रूप बिफोर क्राइस्ट है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह से पहले। इसे तिथियों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जब किसी घटना को ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथि दर्शानी होती है। बीसी का उपयोग तिथि निर्धारण में प्राचीन काल से होता आ रहा है और यह पश्चिमी कैलेंडर प्रणाली का हिस्सा है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है, ये किस इतिहासकार का प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन ए ईस्वी एच कार, ऑप्शन बी ए जे टॉयनबी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी जॉर्ज सेंटायना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ये कथन ब्रिटिश इतिहासकार ईस्वी एच कार का है, जिन्होंने कहा कि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और अतीत के बीच एक निरंतर संवाद है। इसका अर्थ है कि इतिहास के अध्ययन से हम न केवल अतीत को समझते हैं, बल्कि उससे हम अपने वर्तमान और भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं।